जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √2 - √5 इज इरेशनल। तो जैसे हम √3, √5, √7 को करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमने सेम करना है। लेट अस अज्यूम दैट √2 - √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया, जैसे सभी में करते हैं। तो जब हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया तो √2 - √5 किसके इक्वल हो जाएगा? P/Q के, जहाँ पर P एंड Q क्या होंगे? कोप्राइम होंगे, ठीक है। और Q क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे हम √3 वाले में करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, √2 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगाने वाला हूँ? a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा। a² + b² - 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और इक्वल टू आएगा P²/Q², ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जो 2 + 5 और ये दोनों रूट की जो प्रॉपर्टी है √m और √n अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो √mn हो जाता है, ठीक है। तो 2√10 आ जाएगा P²/Q², ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट करना है। इन दोनों को प्लस करना है, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ बचेगा -2√10 और यहाँ आ जाएगा P²/Q² -7, ठीक। और हमें पता है कि ये वाली टर्म्स क्या है? इरेशनल है और ये रेशनल है। तो इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं आ सकती। सो जो अवर एग्जम्पशन थी वो क्या है? इनकरेक्ट है। देयरफॉर √2 - √5 इज इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बीपीटी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आने के जिसके पूरे चांसेस रहते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting other two sides in distinct point, it divides the other two sides in the same ratio, ठीक है। अगर तो स्टेटमेंट आ जाती है, फिर स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं होते हैं। अब जैसे सिर्फ बीपीटी लिखी है तो वहाँ पर स्टेटमेंट का पूरा 1 नंबर स्टेटमेंट का दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपको बीपीटी की जो स्टेटमेंट है वो आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप में कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट है वो बाद में करेंगे। पहले जो आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल ABC को, ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर, D और E पर, ठीक। तो आपने लिखना क्या है? गिवन ट्रायंगल ABC, ठीक है, जहाँ पर ये L, ठीक है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर? D और E पर, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमने? AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC, ठीक है। तो हमने इसका इक्वल प्रूफ करना है। इसके बाद हमने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होगी। 2 क्रॉस बनाने हैं आपने, एक यहाँ से पहला क्रॉस और दूसरा नीचे, ठीक है। जो ऊपर वाले दोनों क्रॉस है उसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर N लिख देना और यहाँ पर M, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने? कंस्ट्रक्शन की है EN परपेंडिकुलर बनाया है AD पर और DM परपेंडिकुलर बनाया है AE पर और ज्वाइन किया है हमने BC BE NCD को, ठीक है।
अब आ जाओ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो उसके बाद आपने ध्यान के रखना है, ट्रिक आपने इसको याद में रखना है, एडी अपॉन डी बी। तो जो पहली दो ट्रायंगल्स आएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, आपने दो जगह ऐसे लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, दो बार लिख दिया ए डी। एक बार हमने लिखा ट्रायंगल ए की जगह बी कर दिया और एक की जगह हमने कर दिया सी। आसान है। फिर हमने दोनों के सामने अपॉन में 1/2 इंटू यहाँ पर भी सेम 1/2 इंटू। ठीक है, हमें पहले क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी चाहिए था यहाँ पर, तो वही आपने यहाँ लिख देना ए डी अपॉन डी बी। दूसरा क्या चाहिए, ए ई अपॉन ए सी, तो हमने ए ई अपॉन ई सी लिख दिया। पहले वाले ट्रायंगल में आपने ई एन लिखना है, जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था ये। ठीक है, दोनों के साथ। और दूसरे में आपने डी एम लिखना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन, हाफ से हाफ, डी एम से डी एम, बचने यही दोनों चाहिए क्योंकि हमें वही चाहिए। ए डी अपॉन डी बी आ गया, इसको ले लो इक्वेशन 1। यहाँ से आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी, इसको ले लो इक्वेशन 2। पर अभी भी ये इक्वल नहीं होंगे। रीज़न क्या है, हमारे पास नीचे यहाँ पर बी डी ई था और यहाँ पर सी डी ई था, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। रीज़न क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 3। 1, 2 और 3 से हमारा आंसर आ जाएगा ये, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, इसका मीन हमें कितना गिवन है, 54। तो मीन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब मुझे यहाँ से देख के पता लग रहा है कि एफ एक्स चाहिए, है ना। तो पहले मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों लिमिट्स को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 0 20 को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। कितना है, 10, तो मैंने लिख दिया 10। ठीक है, सेकंड में इन दोनों को प्लस किया, 60 आया, डिवाइड किया 2 से 30, इन दोनों को डिवाइड किया तो 50 आ गया, इनको डिवाइड किया तो 70, इनको डिवाइड किया तो 90। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सभी में 20 का गैप आ रहा है, यानी कि ठीक है। ठीक है, चलो अब x आ गया। x के बाद आपको क्या निकालना है, हमें यहाँ एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स चाहिए, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमारी f है। इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, f और x वाले नंबर्स को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7 10 जा 70, p को 30 से किया तो 30p। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 30p होगा, 30 + p नहीं होगा। 10 और 50 को किया तो 500, 9 और 7 को 70 को किया तो 630, इसको इससे किया तो 1170। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो सम आपको f का भी चाहिए, तो इस वाली लाइन को प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने प्लस किया 17, 30, 39 और p वाली टर्म को अलग कर दिया। सिमिलरली इनको प्लस करना है, यह आ जाएगा 2370 और 30p को अलग रखना है। ठीक है, इतना निकालने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, मीन की जगह 54 कर देना है, एफ आई एक्स आई की जगह 2370 प्लस 30p कर देना है अपॉन, और सिग्मा एफ आई की जगह आपने ये वैल्यू रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 54 के साथ 39 + p को मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वल में रखना है 2370 प्लस 30p। फिर 54 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है और p वाली टर्म को एक साइड ले आ जाना है और विदाउट p वाली टर्म्स को आपने एक साइड लेकर कैलकुलेट कर लेना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल एंड टर्म्स ऑफ ए पी इज गिवन। सम गिवन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ए एन कैसे निकलती है, एस एन माइनस एस माइनस 1 निकलती है। ये ए एन का फार्मूला है। ठीक है, ठीक, अब आपके पास एस एन है। ठीक है, दो तरीके हैं इसके करने के। आप एस एन आपके पास ऑलरेडी है, एस एन माइनस 1 निकाल लीजिए। तो एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एन माइनस 1 कर दिया इस एन की जगह, क्योंकि इस एन की जगह में अगर मैंने एन माइनस 1 किया है तो इसकी जगह भी करना पड़ेगा, इसकी जगह भी एन माइनस 1 करना पड़ेगा। ए माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n
और इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5n² प्लस 5 माइनस 10n माइनस n प्लस 1। 5n² प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा और माइनस 11n आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें से प्लस के माइनस कर दीजिए, an की फॉर वैल्यू आ जाएगी। 5n² माइनस n में से मुझे माइनस करना है Sn की वैल्यू, क्योंकि ये वाली है, और Sn माइनस 1 क्या है मेरे पास, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -6 प्लस 11n। ठीक है, 5n² से 5n² कट गया, 11n में से एक n चला गया तो 10n माइनस 6, ये हमारी n टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप Sn में पहले n की जगह 1 पुट कर लीजिए। ठीक, ये आ जाएगी आपकी 4, और S1 हमारी हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, फिर सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह पर 2 पुट कर देना है आपने। ठीक है, 4 5 20 18 आ गया। तो d निकालने के लिए क्या करना है हमें, इसके बाद हमें निकालनी है सेकंड टर्म। फॉर सेकंड टर्म कैसे निकलती है कि सेकंड टर्म अगर हमें निकालनी है तो S2 माइनस S1 होता है। ठीक है, तो 18 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस 4 कितना आया, 14। तो ये आ गई सेकंड टर्म। अब यहाँ से आप d निकाल लीजिए, फिर n टर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 30, तो मीडियन निकालना है। यहाँ पर मीडियन की बने तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि आपको निकालना क्या क्या है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मुझे यहाँ सबसे पहले चाहिए n/2, n मेरा ये होगा जो टोटल वैल्यू है, इसका हाफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो हाफ करने पर आया 30। ठीक है, L चाहिए, L कैसे पता लगेगा, जो हमारी मीडियन गिवन है ना 30। ठीक है, तो मीडियन 30 हमारा इस रेंज में लाई करेगा। सबसे पहले आपको CF चाहिए तो CF निकाल लीजिए। CF कैसे निकलता है, प्लस करके पहला नंबर एज इट इज़, फिर x प्लस कर दिया, फिर 5 में 20 प्लस कर दिया तो 25 प्लस x हो जाएगा। इसमें 15 प्लस किया तो 40 प्लस x हो जाएगा। इसमें y प्लस किया तो 40 प्लस x प्लस y, वेरिएबल को अलग प्लस करना है। फिर कांस्टेंट में 40 में 5 प्लस किया तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो टर्म है हमेशा इसके इक्वल आती है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू को हमने 60 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मेरी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15। इसको इक्वेशन 1 रख लीजिए आप। ठीक है, फिर n/2 हमारा कितना था 30, तो 30 के क्लोजर वैल्यू हमारी कौन सी है, इक्वल और क्लोजर 25 प्लस एक्स, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी 20 से 30। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है वो मेरी L की वैल्यू है। अब मेरे पास L आ गया, n/2 आ गया, CF नहीं आया। मीडियन क्लास के ठीक सामने वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी F की वैल्यू होती है, और F से सामने से ऊपर ये मेरा हो जाएगा CF। F के सामने वाला नहीं होगा, उससे ऊपर वाली मेरी CF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, फार्मूले में वैल्यू पुट करना। मीडियन मेरे पास 30 की, मैंने 30 कर दिया, L की वैल्यू मेरी 20 आई, n/2 मेरा 30 था, CF की वैल्यू, एक गलती सभी करते हैं ध्यान रखना, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगानी। CF क्या है 5 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट नहीं लगाते जिससे हमारा क्वेश्चन यहीं गलत हो जाता है। F मेरा 20 आया है और इंटू H रह गया। H क्या होता है मेरा, इन दोनों क्लास नंबर्स के बीच में गैप कितना है, विड्थ कितनी है, जो 10 की है, इंटू 10। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x और y का। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू यहाँ से आती है आप इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट कर लीजिए, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 20 को लाकर यहाँ माइनस करना है। ठीक है, और ये 10 से ये 0 कट जाएगी, आगे आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच डैट, ये तो जब भी आपने ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ये जो जनरल इक्वेशन आपको जो क्वाड्रेटिक गिवन है ना पॉलिनोमियल, यहाँ से आपने जनरल इक्वेशन मेंशन करनी है। ए की वैल्यू आ जाएगी k,
बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सबसे पहला काम आपने निकालना है सम ऑफ जीरो, जिसका फार्मूला होता है -b/a, यानी कि -4/k। फिर आपने लेना है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि एक बार सम निकाल दिया, एक बार प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जिसका फार्मूला होता है c/a, यानी कि 4/k। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है। जहाँ पर भी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, आपने उसकी जगह हमेशा क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्योंकि अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से -4/k है, इसको पुट कर दिया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/k है, इसको पुट कर दिया। ठीक है, 4, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। ठीक, और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो क्लियर है, तो आपने आगे कर लेना है, इसका आपने एलसीएम लेना है, k को उधर ले जाना है, शिफ्ट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आगे आप आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के अंदर हमेशा जहाँ पर भी रूट आए आपको ध्यान रखना है कि डी निकालना है। b² - 4ac, जनरल इक्वेशन लिख लेनी है, x² + bx + c। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। जब भी 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4√3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 16, और रूट वाले नंबर को एक बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लेना है 48। ठीक है, और ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई, नेचर ऑफ रूट क्या आया, 48 - 48 कितना हो गया 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल। और जब आपका रियल एंड इक्वल आ जाता है आंसर, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ है कि आगे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, जो कि मेरा x - b + -√d/2a होता है, यहाँ पर √d तो 0 ही हो गया, क्योंकि d 0 है तो 0 का रूट 0 ही होता है। यहाँ पर आपने b/a की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, चलिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हर बार। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है, इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, वो लिख लेनी है। फिर आपने चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, क्योंकि जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला, उस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू x नहीं आती कभी भी, जो इसके साथ कुछ है वो 1, और c की वैल्यू मेरी आ गई -10। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में जनरल इक्वेशन लिखनी है और a b c की वैल्यू लिखनी है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, जो कि मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a -1 और a की वैल्यू 3। कई बार b की वैल्यू में माइनस होगा तो यहाँ ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक फार्मूले में भी है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, यानी कि -10/3। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जाइए, अदरवाइज आप d निकालिए। b² - 4ac, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये हमेशा प्लस हो जाएंगे जब दो माइनस आते हैं। तो 1, 12 और 10 कितना हो गया, 12 10 जा कितना होता है 120, रूट d की वैल्यू आ गई 121। तो जब भी d 121 है तो रूट d निकाल लीजिए, 121 का रूट कितना होता है 11। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जाइए, -b + 1। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू माइनस थी तो -1 आ गई, प्लस माइनस रूट d हमारा 11 है अपॉन a की वैल्यू क्या है 3। तो एक बार प्लस करके लिख लीजिए और एक बार माइनस करके लिख लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 10/6, ये आ जाएगा -12/6, 5/3 और -2।
ये हमारे आंसर आएंगे। यहाँ नहीं छोड़ना है आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो दो वैल्यू आई हैं ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हैं। आपने इनको एक बार फिर से प्लस करना है। 5/3 के साथ मुझे प्लस करना है -2 को, तो ये 5/3 -2/1 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 5 - 6। ठीक है, तो मेरा प्लस करने के बाद आया -1/3। यहाँ पर भी -1/3 था, यहाँ पर भी प्लस करके -1/3 था, तो ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला भी चेक कर लेते हैं। -10/3 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके था और यहाँ भी, तब आपका जाके वेरीफाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली ये लिख दिया, डी निकाल दिया, एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा की जो भी वैल्यू आती है उन दोनों को एक बार प्लस करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू आ रही हैं कि नहीं, फिर ख़त्म होगा, फिर वेरीफाई होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। जब भी रूट इक्वल गिवन होंगे तो सबसे पहले आपने वही हर बार क्वेश्चन जहाँ भी रूट मिले वहाँ तो आपने जनरल इक्वेशन लिख देनी है और चेक करना है कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल है, क्योंकि x² पहले, फिर x आया, फिर कांस्टेंट टर्म, a की वैल्यू p, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -6। ठीक है, जब भी रियल एंड इक्वल रूट लिखे होंगे तो हमेशा d = 0 लिखना है और यहाँ पर लिखना है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, लिख दिया। d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं d को, तो b² - 4ac = 0। b की जगह -9 है, फॉर a की वैल्यू p है और c की वैल्यू -6 है। b की वैल्यू माइनस में हो कभी भी और स्क्वायर है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, 81। माइनस इंटू माइनस दो बार आ गया, एक इधर है माइनस और एक इधर, तो प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा 24p = 0। ठीक है, आप यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये एरिया ऑफ द सेक्टर का क्वेश्चन है। मिनट हैंड के क्लॉक की लेंथ, क्लॉक के मिनट हैंड जो घड़ी में मिनट हैंड होता है उसकी लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यही आपकी रेडियस है। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट की बात कर रहा है तो आपने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है घड़ी वाले क्वेश्चन में, जिसका फार्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, अब आप कहोगे आर की वैल्यू है पर थीटा नहीं है, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल मेड बाय अ मिनट हैंड इन 1 मिनट = 6 डिग्री होता है। ठीक है, अगर 5 मिनट बोला है तो 30 हो जाएगा, 5 × 6। 10 मिनट बोला है तो 10 × 6 60 हो जाएगा। पर इन्होंने बोला क्या है 1 मिनट के लिए, तो 6 डिग्री ही थीटा इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो थीटा की जगह 6 रख दिया। अगर 5 मिनट बोला होता तो 30 करता। ठीक है, 22/7, आर की वैल्यू 28 है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये 6 पे चला जाएगा, ये 7 4 28 चला जाएगा, कट कर लेना, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आपने लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है वाइपर वाला कि वाइपर के कार के वाइपर की लेंथ 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस केस में 28 सेंटीमीटर जो वाइपर की लेंथ है वही रेडियस हो जाएगी। एंगल गिवन होगा, एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा में और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर XY एंड X', आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं, टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इनका जो सेंटर है वो क्या है, O है। टेंजेंट्स AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A। एंड आपको प्रूफ क्या करना है, AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है, इस एंगल को। सिंपल सा कंसेप्ट ये याद रखना है कि मुझे AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आपने कंस्ट्रक्शन कर देनी है, O और C को मिला देना है और कंस्ट्रक्शन में लिख देना है ज्वाइन OC। बस पहला काम ये कर दिया आपने। ठीक है, अब आपने पहली ट्रायंगल लेनी है ये वाली। देखो ये ट्रायंगल बन रही है AOP, दूसरी बन रही है AOC, दो बन रही है ना। तो आपने लिखना है इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, दोनों ले ली। अब जब भी ये A क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है,
इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ए पी और ए सी, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। ए पी इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी कंस्ट्रक्शन मिट गई, सॉरी। दूसरी चीज़ क्या है, ओ ए और ओ ए दोनों में आ रहा है, कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। ओ पी और ओ सी रेडियस है, तो तीन चीज़ें इक्वल आ गई बाय ट्रिपल एस। तो मैं ये एंगल 1 और एंगल 2 को पहले मैं लिखूँगा देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी एंड कॉन्ग्रुएंट का साइन डाल देता हूँ सीधा। ठीक है, ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय ट्रिपल एस, यहाँ लिख दिया मैंने। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अगर आपको इतनी चीज़ याद रहेगी तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना करना पड़ेगा। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पर 3 बना दीजिए और यहाँ पर 4। सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। ट्रायंगल अगर आपने इन दोनों की लिखनी है कॉन्ग्रुएंट तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू। जैसे ऊपर प्रूफ किया हमने, इसको भी कर दिया। अब आपने क्या करना है, चारों एंगल को प्लस कर लेना। 1 2 3 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ पर रीजन लिख देना स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मुझे चाहिए कौन कौन से, 2 और 3 चाहिए, तो मैं 1 की जगह भी 2 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी इक्वल प्रूफ किया है यहाँ पर। ठीक है, और 4 की जगह भी 3 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ किया है मैंने। ठीक है, अभी दोनों एंगल 2 टाइम आ गए। ठीक है, तो ये 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 को डिवाइड कर देगा 2 से, आंसर आ जाएगा 90। मुझे यही प्रूफ करना था। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और 3 मेरा कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी, हैंस प्रूव्ड। आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं जहाँ पर मैंने 2 और 3 को लिखा है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ किया है हमने। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ गलत मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमने लेट कर ली। उसके बाद आपने एक ट्रायंगल बना लेना है, ये वाला डी एस टी। यहाँ से आपने फार्मूला लिख देना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो मिनिमम चीज़ आपको लिखनी है, मैं पहले वो बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिले। आपने इन स्टेप को ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो 2 टाइम्स आएंगे। टाइम 1 एक बार आपने लिखना 480 अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स लिए, और टाइम 2 आपने लिख लेना है 480। जो स्पीड कम की है तो एक्स में से 8 कम कर देना है। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को आपने समझना है। मैं एक इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, 480 अपॉन एक्स, और यहाँ पर 8 किलोमीटर कम की है। अगर ज़्यादा की होती तो मैं प्लस करके लिखता, यहाँ पर लेस की है तो मैंने माइनस करके लिखा। मैं 2 केस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब भी स्पीड कम की जाएगी किसी भी गाड़ी की, तो जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो माइनस वाले केस में हमेशा आपने T2 माइनस T1 लेना है, और प्लस वाले केस में आपने हमेशा T1 माइनस T2 लेना है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रख लीजिए। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स, तो इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर्स लिख लिया। तो क्योंकि T2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है, स्पीड कम कर दी ना इसमें, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तब 3 आएगा। अगर आपने ये लिख दिया, T2 की वैल्यू है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, T1 की वैल्यू है 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले आप 480 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट यहाँ पर आवर्स ही हो। अगर आवर्स नहीं है तो उसको मिनट में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको सीधा नहीं लिखने की जगह मैं एक स्टेप इंक्रीज कर लेता हूँ। एक्स से एक्स कट गया, तो 480 इंटू 8, नीचे आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है,
480 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 के साथ वहाँ चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 160 इंटू 8 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये आ जाएगा 1280। ठीक है, मैं दोनों साइड ले गया। अब इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं, और फैक्टर क्या बनेंगे, -40x प्लस 32x। ठीक है, और आपकी जो स्पीड आ जाएगी फाइनल जाकर वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 40 और -32। ठीक है, तो माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो ट्रेन की स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, क्योंकि यूनिट के नंबर होते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है, तो ज़्यादा में से हमेशा कम वाले को माइनस करना है। ठीक है, ज़्यादा किस में होगा वो आपको मैंने बता दिया। अब गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इस बार भी इसके आने के पूरे ही चांस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें गलती आपकी ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब अगर एक गुलाब जामुन में सिंपल सा कंसेप्ट लूँ, अगर एक गुलाब जामुन का वेट 100 ग्राम है ना, तो इसके अंदर 30 ग्राम तो सिरप है और 70 ग्राम खाने वाली चीज़। सिंपल सा कंसेप्ट ये है 30% का मतलब। ठीक है, इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अभी एक का गुलाब जामुन का सिरप पता है, हमें 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है वो बताना है। ठीक है, तो अभी इसको समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक सिंपल फॉर्म में गुलाब जामुन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके दोनों एंड्स पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और बीच वाला पार्ट मेरा सिलेंडर है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमेशा ध्यान रखना, ये डायमीटर मेरी गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमेशा सिलेंड्रिकल पार्ट की टोटल लेंथ में से आप डायमीटर को माइनस कर दीजिए, वो आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी, जो मेरी आएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कैसे आएगी ये भी सुन लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 2.8 है डायमीटर, तो इसका रेडियस 2.8 का हाफ होगा, जो कि 1.4 इधर से और 1.4 इधर से। तो दोनों 1.4 और 1.4 को जब मैं प्लस करूँगा तो 2.8 ही आएगा। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट है, टोटल लेंथ में से जो डायमीटर है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब मैं करूँगा कैसे, मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर हाउ मच सिरप है ना। ठीक है, तो सिरप मतलब मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है कि आपने अलग अलग करना है, सिंगल सिंगल नहीं करना। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अलग अलग करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके नंबर ना कटें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला हमारा होता है πr²h, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, जो कि हो गया 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू आपने जहाँ पर भी डायमीटर गिवन होगा 2.8 सेंटीमीटर, बढ़िया तरीके से पूरे फार्मूले के साथ आपने आर निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ताकि मेरे नंबर नहीं कटे कहीं पर भी। यूनिट मुझे लिखना है, आर की वैल्यू 1.4 है, 1.4। ठीक है, एच मैंने निकाल लिया था 2.2। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। दूसरी चीज़ आपने निकालनी है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये एक हेमिस्फेयर की निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ 22/7। रेडियस सेम रहेगी 1.4 1.4 1.4। ठीक है, अब जो टोटल निकालना है हमने, क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम ऑफ बल्क गुलाब जामुन निकालना है पहले। और वो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो ये वाला है इंटू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है आगे, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। मैंने ये वाले दोस्तों पे एक्स्ट्रा इसलिए करवाए ताकि आपके नंबर नहीं कटे। अगर आप यहाँ गलती कर देते तो ऊपर नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी 22/7 है, यहाँ पर भी है, 2 बार 1.4 इधर भी है, 2 बार 1.4 इधर भी है, तो इन दोनों को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या बचेगा, यहाँ से 2.2 बचेगा मेरा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, एक तो 2/3 बचेगा मेरा और 1.4। ठीक है, आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है।
ठीक, ये एक का है, सबसे बड़ी आपने ध्यान क्या रखना है, ये एक का वॉल्यूम है। ठीक, एक वॉल्यूम निकालने के बाद, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपने सॉरी हाँ 2 है ना मेरे पास, तो 2 इंटू 2/3 4/3 आएगा इधर, क्योंकि मैंने ये वाला 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने आगे कर लेना है इसको, कैसे करेंगे, ठीक, वो जब आप इसको सॉल्व करेंगे टोटली अंदर वाले को, तो आपका आंसर आएगा 12.2/3। ये एक का है। जब आप इस वॉल्यूम को निकालेंगे, आगे जाके आपने क्या निकालना है, सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो ये जो वॉल्यूम आया इसके साथ आपने 45 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक का था, 45 का चाहिए, इंटू 30/100 आपने साथ में कर देना है। डेट्स इट, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 338.18। ठीक है, यहाँ टाइम की कमी होने की वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि आपने करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गुलाब जामुन और इसका, इसमें 14 मिलीमीटर दी हुई है और 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या हो जाएगी, 14 - 5, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था 9 मिलीमीटर। यहाँ पर सरफेस एरिया की बात की है, तो आपने सरफेस एरिया निकालना है पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो कि 2πRH होती है। फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, जो कि 2πr² होती है। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7 है। r यहाँ पर आपका डायमीटर गिवन होगा 14 टोटल लेंथ है, डायमीटर हमारे पास यहाँ पर 5 गिवन है, तो 5/2 हमारी रेडियस आ जाएगी, क्योंकि डायमीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 5/2 साथ में यूनिट। h की वैल्यू हमारी 9 है। सिमिलरली यहाँ पर 22/7 रेडियस सेम रहेगी, दोनों क्वेश्चंस में आपने देख लिया। ठीक है, h मैंने आपको बता लिया कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसके अंदर आगे आपने सरफेस एरिया ऑफ निकालना है किसका, कैप्सूल का, तो आपने क्या करना है, फिर वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई जैसे पीछे किया था, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फार्मूले में फार्मूला है 2πRH, इसका है 2 इंटू 2πr², क्योंकि 2 हैं हेमिस्फीयर इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, एक ये वाला और एक ये वाला। 2π कॉमन आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक r था, यहाँ पर 2 है तो एक r आएगा, ब्रैकेट में बचेगा h + 2r। अब h की वैल्यू आपके पास 9 है, r की वैल्यू आपके पास 5/2 है, यहाँ पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो कॉमन स्टेप, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना ही करना है, एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x/y। पहला काम खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करना है, इफ़ बी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर x था, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना, x + 1, y - 1 को उधर ले गया तो y - 1, y को इधर लिया तो माइनस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x - y = -2 आ जाएगा। और यहाँ से सिमिलरली सेम 2x = y + 1, 2x - y को इधर ले आया, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक मेरी बनी x - 1 = -2, 2x - y = 1। एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -x आ जाएगा -3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 6 - y = 1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5, और मेरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/5। तो आसान क्वेश्चन था, तो 2 आपकी ये बन जाती हैं, तो आपका क्वेश्चन करना आसान है। बट अगर आप यहाँ तक सही करके ये भी कर देते हैं अगले 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आप 1 नंबर के लिए एलिजिबल हैं।
ठीक है। सिमिलरली सम ऑफ 2 डिजिट्स वाले मैंने वीडियोस बहुत बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिया है कि क्वाड्रिलेटरल वाला, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मेरे बाकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं बाकी वीडियोस का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं 16 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।